न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या कितनी संख्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के, इसको न्यायपालिका को संघ सरकार में सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और 2008 में एक संशोधन किया था संविधान में, उसके तहत मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 31 हो सकते हैं 2008 में। और अभी अभी जो प्रावधान बनाया गया है उसमें इसकी संख्या को बढ़ा करके कर दिया है, अधिकतम 38 हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। ये संख्या है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो देखो, न्यायाधीशों की योग्यताएं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका तथा महाभियोग। साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कथाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है इसको। और इसका कार्यकाल है जो इसका, वो है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर रह सकता है। और उससे पहले भी यदि इसको हटाना पड़े तो फिर महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। ठीक है सर। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है, ये आपको मैंने बताई थी। ठीक है जी। वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति, पेंशन ग्रेजुटी की व्यवस्था भी है। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। उन्मुक्तियां। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्य व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है सर। नंबर अगला है न्यायालय का मुख्य स्थान। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, संविधान के अनुच्छेद
170 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 170 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? दिल्ली में है साहब। कहाँ पर है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ है? कहाँ स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। देखो, कोई भी न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद वह किसी भी अदालत में जा करके और वकालत का कार्य नहीं करेगा। ये इस पर प्रतिबंध है। कोई भी न्यायाधीश जब रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में जाकर के वकालत नहीं करेगा। ये प्रतिबंध है। ठीक है साहब। अब है साहब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। कहाँ पर स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में। ध्यान रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। और इसमें पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और इसमें नंबर 1 है के कबूतर। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्र का अधिकार का आश्रय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। देखो, एक राज्य, किसी भी राज्य का भारत सरकार से कोई विवाद हो गया है, या फिर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य और भारत सरकार का कोई विवाद है, या फिर भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या तो राज्यों का आपसी कोई विवाद है, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। किसी एक राज्य का भारत सरकार से विवाद है, भारत संघ सरकार से विवाद है, उसकी सुनवाई होगी। और या एक से अधिक राज्य एक तरफ हैं और भारत सरकार एक तरफ है, उनका कोई विवाद है, तो उसकी सुनवाई होगी। यह है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अगला है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती
क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, ये क्या है सर? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं। ठीक है सर। अगला जो कार्य है उसका अगला क्षेत्राधिकार है वह है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संवैधानिक संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है सर। जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। दूसरा है दीवानी। दीवानी में सर इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि की सीमा 20,000 से हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहले 20,000 तक के मुकदमे थे, से अधिक के मुकदमे थे, अब उसको हटा दिया गया है। नंबर अगला है फौजदारी। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें नंबर 1, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया है जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। यदि किसी नीचे के अदालत ने किसी अपराधी को अपराध मुक्त कर दिया, उसको निर्दोष साबित कर दिया, उसको बरी कर दिया और फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध अपील की गई उच्च न्यायालय में और उसने उसको मृत्यु दंड दिया है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है। अगला, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो या उच्च न्यायालय ने कहीं नीचे की जो अदालत में उसकी कार्रवाई चल रही है और उस केस को अपने पास बुला लिया और उसको मृत्यु दंड दे दिया, वहां पूरी नहीं होने दी प्रक्रिया, तो उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। और नंबर 3, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो फिर अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। एक और है जो लास्ट है इसमें ही, वह है विशिष्ट।
विशिष्ट। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वे भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है सर। तीसरा कार्य है साहब, तीसरा क्षेत्राधिकार है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए, ये तो दो हो गए तुम्हारे पूरे। अपील के लिए तीसरा कार्य, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है साक्ष्य के रूप में रखना। अभिलेख न्यायालय। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी फैसले होते हैं वो साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में रखे जाते हैं। और उच्च न्यायालय और निचली अदालतें हैं, वो सभी उन दिए गए फैसलों के आधार पर ही आगे जाकर के न्याय करती हैं, उनको साक्ष्य के रूप में रखती हैं। ठीक है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय के सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। नंबर 6, मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेधाधिकार, इच्छा और उत्प्रेषण के लिए जारी कर सकता है। सबसे अंतिम है जो है संविधान का संरक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है।
जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। एक और संसद या किसी राज्य का विधानमंडल को ऐसा कानून बना देता है कि जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द करा सकता है। ठीक है साहब, आज केवल इतना ही। पाठ तुम्हारा खत्म है, कल अगला चलेगा राज्य सरकार। जय हिंद, जय भारत।